क्या तमिलनाडु में लोकतंत्र का गला घूंटा जा रहा है? क्या एक सुपरस्टार को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने से रोकने के लिए राजभवन को ढाल बनाया जा रहा है? आज चेन्नई की सड़कों से लेकर दिल्ली के गलियारों तक सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है। सवाल ये, क्या थलपति विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर राजभवन की ना राज्य में एक बड़े राजनीतिक विद्रोह को जन्म देने वाली है? जो कल तक धुर विरोधी थे, आज वो एक साथ खड़े होकर जश्न मना रहे हैं, कह रहे हैं कि बनिए सीएम। अब जाहिर तौर पर विजय को शपथ दिलाओ की घोषणा सामने आई है स्टालिन की ओर से। एम के स्टालिन का विजय के पक्ष में खड़ा होना राजनीति की सबसे चौंकाने वाली वो तस्वीर है जो कि अब तमिलनाडु का सियासी तापमान बढ़ा चुकी है। ये सिर्फ एक सरकार बनाने की जंग नहीं है, ये सत्ता, सिद्धांत और स्वाभिमान की वो लड़ाई है जिसने पूरे देश की सांसें थाम दी है। 108 सीटें जीतकर इतिहास रचने वाले विजय आखिर बहुमत के उस जादुई आंकड़े से सिर्फ 10 कदम दूर रह गए जहां पर वो सरकार बनाते नजर आते बहुमत के साथ। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि जब विरोधी साथ हैं तो राज्यपाल रोक क्यों रहे हैं? सभी सवालों के जवाब जानेंगे वीडियो में। मद्रास की तपती गर्मी इस वक्त ज्यादा सियासी तापमान से जूझ रही है। एम के स्टालिन और कमल हासन जैसे दिग्गज नेता जो कभी एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकते थे, आज विजय के लिए सबसे बड़ी ढाल बनकर खड़े हो गए। ये भारतीय राजनीति का एक दुर्लभ और ऐतिहासिक दृश्य है। आमतौर पर हारने वाला पक्ष सबसे बड़ी पार्टी को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाता है, लेकिन यह मामला उल्टा है। स्टालिन का कहना है कि विजय को सरकार बनाने का मौका दीजिए। ये केवल एक बयान नहीं बल्कि एक सोची समझी राजनीतिक चाल है और लोकतांत्रिक गरिमा का मिश्रण भी। इस वक्त तमिलनाडु की सड़कों पर जो गुस्सा है उसका सीधा निशाना राज्यपाल आरवी अरलेकर का रुख है। राज्यपाल का तर्क है कि विजय पहले राजभवन में बहुमत का पुख्ता प्रमाण दें, उसके बाद ही शपथ के लिए उन्हें बुलाया जाएगा। लेकिन यहीं से एक बड़ा संवैधानिक टकराव पैदा होता है। क्या लोकतंत्र में बहुमत का फैसला राजभवन के बंद कमरों में होगा या फिर विधानसभा के पवित्र पटल पर? सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक एसआर बोम्मई मामले का जिक्र करते हुए विपक्षी दल चीख चीख कर कह रहे हैं कि बहुमत की असली परीक्षा सिर्फ और सिर्फ फ्लोर टेस्ट है। जब विजय सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं और उनके पास 108 विधायकों का स्पष्ट समर्थन है तो उन्हें मौका दीजिए। सीधे तौर पर 7.5 करोड़ तमिलों के जनादेश का यह अपमान है अगर उन्हें सीएम नहीं बनाया जाता। राज्यपाल कोई आनाकानी करते हैं। जनता के बीच ये संदेश आग की तरह फैल रहा है कि राजभवन एक उभरते हुए तमिल नेतृत्व का गला घोंटने की कोशिश कर रहा है। विजय के समर्थक इसे दिल्ली बनाम तमिलनाडु की लड़ाई के रूप में सीधे तौर पर देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये वो विक्टिम कार्ड है जो कि विजय को भविष्य में अपराजय बनाएगा। अगर उन्हें सरकार बनाने से रोका गया तो वो एक शहीद की तरह जनता के बीच होंगे और फिर जो लहर उठेगी उसे संभालना किसी के वश में नहीं होगा। एम के स्टालिन का रुख इस पूरे खेल का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। इसे समझते हैं। स्टालिन एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं। उन्होंने जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका चुनकर एक साथ कई निशाने साध दिए। पहला, उन्होंने ये साबित कर दिया कि वे सत्ता के भूखे नहीं हैं और लोकतंत्र का सम्मान करते हैं। दूसरा, वे जानते हैं कि अगर विजय बिना बहुमत के यानी कि अपने 108 विधायकों के साथ और एक आध विधायक अगर किसी दूसरी पार्टी से कांग्रेस से शामिल हो जाते हैं तो भी वो अपनी सरकार ज़्यादा नहीं चला पाएंगे। अगर इन आंकड़ों के साथ यानी कि 112-15 सीटों के साथ विधायकों के साथ सरकार बनाएंगे तो वो एक अल्पमत सरकार होगी और ऐसी सरकार की डोर हमेशा स्टालिन और अन्य सहयोगियों के हाथों में रहेगी। यानी सत्ता विजय की होगी लेकिन नियंत्रण कहीं भी किसी पुराने दिग्गज का होगा। स्टालिन का ये दांव विजय के लिए चेक और मैट जैसा हो सकता है। अब इसकी उम्मीद भी तमिलनाडु की राजनीति में बहुत है। वहीं कमल हासन ने भी अपनी पूरी ताकत विजय के समर्थन में झोंक दी। कमल हासन का सीधा तर्क है कि अगर जनता ने बदलाव के लिए वोट किया तो उस वोट का सम्मान हो, उस बदलाव को संवैधानिक बारीकियों में उलझाइए मत। उन्होंने साफ किया कि विधानसभा के 233 निर्वाचित सदस्यों को शपथ ना दिलाना लोकतंत्र का गला घोंटने वाला काम है। अब सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा बिंदु और सबसे बड़ी शंका यही है कि अगर विजय मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच भी जाते हैं तो क्या वे 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएंगे?
उनके सामने कौन से बेड़े हैं, उनके सामने कौन से रोड़े सामने आएंगे और क्या समस्याएं हैं, उन पर बात करते हैं। 3 बड़ी समस्याओं, 3 बड़ी चुनौतियों का जिक्र कर समझने की कोशिश करते हैं। पहला रास्ता है समन्वय का। विजय को वीसीके यानी कि वामपंथी दलों से उन 5 से 6 विधायकों का समर्थन जुटाना होगा जो कि फिलहाल दुविधा में हैं। अगर वे इन्हें साथ लेंगे तो उनकी सरकार स्थिर हो जाएगी, लेकिन इसके बदले उन्हें उन दलों की विचारधारा और मांगों के आगे झुकना पड़ेगा, क्योंकि आपको सरकार चलानी है, वो भी गठबंधन के साथ। तो अन्य सहयोगी दलों का सम्मान करना पड़ेगा। विचारधारा आपकी विचारधारा से मेल खाए चाहे ना खाए। अब दूसरे रास्ते की बात करते हैं। दूसरा रास्ता है संवैधानिक संघर्ष का। अगर राज्यपाल अड़े रहते हैं तो विजय को अदालत का दरवाजा खटखटाना होगा। ये प्रक्रिया लंबी होगी और इस दौरान राज्य में राष्ट्रपति शासन का खतरा मंडराएगा। अगर ऐसा हुआ तो जनता का गुस्सा हिंसक रूप ले सकता है। कई लोग इसमें झुलसते आपको नजर आएंगे। तीसरा और सबसे खतरनाक रास्ता है अल्पमत सरकार का। मान लीजिए राज्यपाल उन्हें शपथ दिलाएंगे, लेकिन फ्लोर टेस्ट में वो फेल हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में तमिलनाडु में फिर से चुनाव की ओर बढ़ता हुआ एक पूरा मंजर आपको नजर आएगा। क्या एक कर्ज में डूबा हुआ राज्य इतने कम समय में 2 चुनाव झेलने को तैयार है? विजय के लिए असली परीक्षा मुख्यमंत्री बनने के बाद शुरू होगी। सुपरस्टार होना एक बात है और राज्य का मुखिया होना, सूबे का मुख्यमंत्री होना दूसरी बात। उनके पास प्रशासनिक अनुभव शून्य है। उन्हें नौकरशाही को संभालना होगा, राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना होगा और उन वादों को पूरा करना होगा जो उन्होंने अपनी रैलियों में किए थे, तमिलनाडु की जनता से किए थे। तमिलनाडु की राजनीति में गठबंधन सरकारों का इतिहास कभी भी बहुत सुखद नहीं रहा। यहाँ की जमीन हमेशा एक तरफा बहुमत की गवाही देती रही, चाहे वो एमजीआर का दौर हो, जयललिता का या फिर करुणानिधि का। विजय के पास इस वक्त सबसे बड़ी ताकत है उनकी क्लीन इमेज, लेकिन राजनीति के दलदल में ये इमेज कब तक साफ रहेगी, कब तक आपको सफेद नजर आएगी, ये तो वक्त बताएगा। सहयोगी दलों की खींचतान, विपक्ष का दबाव और राज्यपाल की पैनी नजर, इन सब के बीच विजय को अपनी थलापति वाली छवि से निकलकर एक गंभीर राजनेता के रूप में खुद को स्थापित करना होगा। तभी वो तमिलनाडु के मुखिया के रूप में सफल साबित होंगे। आने वाले कुछ दिन, कुछ घंटे तय करेंगे तमिलनाडु के इतिहास के पन्नों को, उन पन्नों में जहां पर स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाएंगे विजय, या फिर एक काले अध्याय के रूप में ये पन्ने तमिलनाडु की राजनीति को स्याह करते नजर आएंगे। ये पूरी तरह से राजभवन के फैसले पर निर्भर करने वाला है। अगर राज्यपाल विजय को मौका देंगे तो ये लोकतंत्र की जीत होगी, लेकिन अगर वे राजनीति के शतरंज में मोहरे की तरह इस्तेमाल होते हैं तो तमिलनाडु की सड़कें एक नए आंदोलन की अब गवाह बनेंगी। पूरे देश की निगाहें अब चेन्नई के मरीना बीच से लेकर राजभवन के गेट तक टिकी है। क्या विजय अपने नाम की तरह विजयी होकर निकलेंगे? क्या स्टालिन का यह बड़प्पन वाकई राजनीति का नया व्याकरण लिख देगा? और सबसे कठिन और आप कह सकते हैं सबसे परेशान करने वाली बात कि क्या तमिलनाडु की जनता को वो स्थिर सरकार मिलेगी जिसका सपना इस प्रदेश ने देखा, इस सूबे ने देखा? इन सवालों के जवाब आने वाले चंद दिनों में साफ होंगे, लेकिन इतना तो तय है कि तमिलनाडु की राजनीति अब पहली जैसी कभी नहीं रहेगी। ये एक नए युग का आप कह सकते हैं संकेत है, सूर्योदय की आहट है, या फिर किसी बड़े तूफान से पहले की शांति? इसका फैसला वक्त तय करेगा। इसका फैसला आने वाले दिनों में साफ होता नजर आएगा। मामले पर नजर रहेगी। तमिलनाडु की राजनीति को हम करीब से आपके लिए लाते रहेंगे। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे। आपके मन में कोई सवाल, कोई शंका, कोई संशय है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है। अपनी टिप्पणी जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है मुकुंद। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.